नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन बैच की तरह डेडिकेशन के साथ पूरा संपूर्ण हिंदी और जो उसके एनालिसिस हैं यानी कि पीवाईक्यू के 25 अगस्त 2024 के शिफ्ट 1 का एनालिसिस लेकर के। तो चलिए बिना समय जाए किए करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न की बौछार। और ये रहा पहला प्रश्न, आप सभी की स्लाइड पर लगा दिए, गर्दा उड़ाते चलिए भाई, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है ना, खाकी की वर्दी तो पहनना है, तो पहनने की बारी है आपकी इस बार, तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, सीधी बात। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, लक्ष्य का और अर्थ देने वाले ऐसे कौन से शब्द हैं? नाम, चाल, गलत, निशाना। निशाना टारगेट होना चाहिए आपका इस बार सिलेक्शन का, तो ये क्या है? आपका निशाना पर है, आपके टारगेट पर है, यानी कि दिए गए विकल्पों में लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द निशाना है, जहां आपको दिखाई देगा ये टारगेट करता हुआ। और आपका भी टारगेट है इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इस सिलेक्शन वाली मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो, यही तो आपका टारगेट है ना। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लक्ष्य के जो अन्य अनेकार्थक शब्द बनते हैं उनमें उद्देश्य, ध्येय क्या है, कहां तक जाना है, गंतव्य क्या है आपका, कहां जाओगे, कहां तक पहुंचोगे, इस बारे में डिस्कशन करता है। अगला प्रश्न, द्वितीय प्रश्न आपकी स्लाइड पर है, फास्ट लगाते हो चलिए, जल्दी से लगाते हो चलिए, स्पीड मेंटेन कीजिए। अब नागर का पर्यायवाची शब्द है, आपसे यहां पर पर्यायवाची पूछा है नागर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी या नगर। तो नागर का जो पर्यायवाची है वह कौन है? चतुर व्यक्ति को नागर कहा जाता है। नागर के अन्य पर्यायवाची में अगर हम देखें तो विज्ञ हैं, दक्ष हैं, निपुण हैं, कुशल हैं, प्रवीण हैं या पट्टू, ये सभी नागर के पर्यायवाची हैं। याद रखना, यहां पर जो हमारे सामने विकल्प में दिया गया था उसमें नागर का पर्यायवाची चतुर दिया हुआ था, चतुर व्यक्ति वह नागर कहता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का ढारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहां पर आपको यमक अलंकार दिखेगा, क्योंकि मन का जो शब्द है वह दो अर्थ दे रहा है। एक तो आपका माला की मोतियां, जो माला जो है मोतियों की माला उसके सेंस में, और दूसरा जो आपके हृदय में जो मन का जो हृदय है, आपके जो धमनियां हैं उनके सेंस में ले रहा है, जो ब्लड का प्रवाह हमारे शरीर में दौड़ रहा है उसके सेंस में। यहां पर अगर बात की जाए इस दोहे में तो यमक अलंकार है, जहां पर जो यमक अलंकार है उसका नियम कहता है कि जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल जाए, शब्द एक है अर्थ अनेक निकल जाए, एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए और अनेक बार क्या हो उसका, प्रत्येक बार जब जब प्रयोग हो तब उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग अर्थ हो, तो वहां पर कौन सा यमक अलंकार होगा? देख लीजिए दोहे में कहां कहां आपको मन दिख रहा है, मन का ढारी दे और मन का फेर। ये जो शब्द दिख रहा है दोहराव दिख रहा है, लेकिन ये दोहराव यमराज को याद दिलवा रहा है। आपको यमराज तब याद आएंगे तो यमराज शब्द कब? आखिरी क्षण को, और जब आखिरी क्षण या विपत्ति में होंगे तब जब यमराज याद आते हैं तो एक शब्द याद आता है कि हे राम बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हे विष्णु बचाओ। इस तरीके से अलग अलग आप अपने आराध्य को मानते हैं, लेकिन सभी में एक ही गोल होता है कि हमें तो बचा लेना। उसी तरीके से यम याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष चौथा, किसी की
सहायता करने वाला के लिए एक शब्द। अरे कर दीजिए मदद, क्या दिक्कत है, क्या दुख है, मदद करने में तो खुशी खुशी है, तो किसी की सहायता करने में कौन सा दुख है भाई। तो यहां आपसे पूछा है इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, सहृदयी, सहचर, सहकार, सहायक। बताइए कौन सा से यहां पर एक शब्द होगा किसी की सहायता करने वाले के लिए। तो यहां पर आपका मददगार यानी कि सहायक जो है वह क्या होगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सहायक आपका सही हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहा जाता है कि भैया मदद कर देना, सहायता कर देना। अन्य विकल्प में अगर देखें सहृदय किसे कहेंगे, तो सहृदय जो है वह हृदयवान, दया दिखाने वाला, दयालु भाव को धारण करने वाले व्यक्ति, जो दूसरों के प्रति हमेशा दया रखता हो, उसे सहृदय कहेंगे। सहचर जो साथ चलता हो, साथ साथ चलने वाले व्यक्ति को सहचर कहेंगे। जैसे पत्नी पत्नी, पति और पत्नी का जोड़ा साथ साथ जीवन यापन करते हैं। सहकार साथ मिलकर कार्य करना, यानी कि कोई दो व्यक्ति, मान लीजिए आप दो रूममेट हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ में बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में बैठ करके आप क्लास सुन रहे हैं, तो ये क्या है, साथ साथ कार्य करना। प्रश्न संख्या 5, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। किस कारक, वाक्य दिए गए 4, उनमें से एक वाक्य ऐसा है जिसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। सुरेश मीना के लिए खाना लाया, उनको पढ़ना चाहिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह पुस्तक सीता को दे दी। बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, जहां करण कारक का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने करण से, जरा देखिए कहाँ मिल रहा है, पूरा आंसर के हिंट दे दिया हूं। तो सी में आपको से दिखाई दे रहा था। संगति से बुद्धि सुधरती है, जैसी संगति आप करोगे वैसी बुद्धि आपको मिलेगी। अर्थात साधुओं की संगति कीजिए तो आप बुद्धिमान बनेंगे, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। इस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो करण कारक के बारे में, तो जिस शब्द से क्रिया से संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग से या के या जो प्रसर्ग है से और के द्वारा, इन दोनों से डिनोट किया जाता है। दोनों ही तरीके प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, जो से विभक्ति है वह करण कारक की है, याद रखिएगा साथियों। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। अंतर्निहित, 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 अंत प्लस निहित, अंत प्लस निहित, तो बताइए अंतर्निहित का जो संधि विच्छेद है वह क्या होगा। अंतर्निहित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ जो विकल्प नंबर ए है अंतःनिहित, जो निहित है, और यहाँ क्या है विसर्ग है, विसर्ग का लोप ना होकर के र में परिवर्तन होगा, और जब र में परिवर्तन होगा और विसर्ग आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि के नियम कहते हैं अंतः प्लस करण, तो ये जो विसर्ग है यह अंतःकरण में रह जाए, अंतः प्लस गत अंतर्गत, ये देखिए ये जो बिंदी थी ये चली गई र में, इसका अंतर प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में र ऊपर चला गया। विसर्ग संधि के उदाहरण में हमेशा याद रखना जो र बन रहा है जहां विसर्ग से, तो फिर विसर्ग संधि के ही उदाहरण बनेंगे। आगे देखते हुए चलिए, और आगे हैं हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। खेलकूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, भाषा संस्कृति के लिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा विकल्प नंबर 3, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो भाई एक काम तो साफ है, यज्ञ विद्या पर भी, क्योंकि नई तरीके से हिंदी को प्रेजेंट करने का अवसर हमें सर के द्वारा, नीरज सर के द्वारा दिया गया है, तो नीरज सर को भी ये मिलना चाहिए कि नहीं नए तरीके से प्रेजेंट करो, गाइड करते हैं, वो बताते हैं। वैसे अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शक जो हैं वह कहीं ना कहीं तो उनको मिलना चाहिए। भारत सरकार के सामने नाम रिकमेंड करना पड़ेगा।
शलाका सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अब देखिए इंफॉर्मेशन कार्ड यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से। इन तथ्यों में शुरुआत देखी जाए कि ये जो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए शलाका सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है वह उसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई है। तो इसके जो शुरुआत है 1986 से लेकर के 87 तक यानी कि 1986 से 1987 में इसके इर्द गिर्द यानी कि इसी साल में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके प्रथम विजेता है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ध्यान देना, रामविलास शर्मा है ना, वर्मा नहीं। ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक भी, विचारक भी, विशेषज्ञ भी और हिंदी साहित्य को जीर्णोद्धार करने में, हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी हस्ती हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। अब ये मत कहेगा सर नहीं याद है, क्योंकि अब इतनी क्लास हुई है, हर एक क्लास में हमने रस के बारे में पढ़ा है डिटेल्स। भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस। जरा ध्यान से लगाते चलिए। क्रोध, क्रोध, अरे भाई क्रोध कब आएगा? जब रौद्र रूप धारण करोगे। जब भगवान शिव को क्रोध आता है तो रौद्र रूप धारण करके तीसरी आंख खुल जाती है, डम डम डमरू बजाते हुए चले आते हैं, वही है। और भयानक का भय हो जाएगा, है ना, वीर का करुण। ये सब यहाँ आपके सामने लिखे हुए भी, A to Z चीज समझाई हुई है पहले से। यहाँ पर हम बात करें अगर क्रोध की तो यहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा, लेकिन जो रस के अंग है वो कौन से है ये हमने नहीं देखा था। तो आज की इस क्लास में हमने रस के अंग को भी समझने का प्रयास करेंगे, उनको भी रखा है। यहाँ पर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके संयोग से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है, रस उत्पन्न हुआ है। विभाव, अनुभाव, विचारी, संचारी, संयोग, संचारी भाव, ये क्या है? मतलब इनके जो रस की परिभाषा आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार अगर पूछे तो ये लगा देनी है। फिर मैं एक बार और सुना देता हूं, ध्यान से लिख लीजिए। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, रस निष्पत्ति अस्ति। तो ये रस निष्पत्ति जो हुई है इनके संयोग से हुई है। लक्षण, कहां कहां लक्षण मिलेगा? मुंह लाल हो जाना, यहां पर मुंह कैसा हो गया? लाल हो गया है। दांत पीसना, अब दांत कड़क करके पीसते हो ना, गुस्सा करते हो किसी ऊपर, उस समय। शस्त्र चलाना, ये देखिए मैं पहले लेके बैठा हूं, एक टीचर का, एक शिक्षक का जो शस्त्र है वो क्या है? चलाने के लिए, यानी कि आप पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए पहले रखा हुआ है, ठीक है, शस्त्र। मुझे पता है कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसलिए हर एक यहां रखे हुए पहले आपको समझाने के। भौहें चढ़ाना, भाई बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न आपके समक्ष है 9th नंबर का, और वह कह रहा है हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है। देखिए मैं कौन है? मैं पढ़ा रहा हूं भाई, है ना, तो मैं मेरी बात करूंगा। एक बात याद रखिए, ये मैं का बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी वाले बिहार से लगे हुए क्षेत्र में क्या मिलेगा? मैं का प्रयोग याद है ना, देख रहे हैं ना आप भी? हाँ वही, हम दोनों, हम सब, हम लोग या हम। तो मैं का क्या बनता है? वहां पर हम बन जाता है। डी इज करेक्ट। डी विकल्प जो होगा वह पूर्णतः सत्य होगा। चलिए तो अब बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से देखने वाले उनके लिए एक हो जाए, मैं चाय पीऊंगा नहीं, हम चाय पिएंगे, आप और मैं मिलके चाय पिएंगे, ये बहुवचन बनेगा, ठीक है। एक वचन मैं होता है और बहुवचन हम होता है, ठीक है, याद रखना। हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है, मैं एक वचन है जबकि हम बहुवचन शब्द हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है 10वें नंबर का है, और 10 में विरोध करना। अच्छा आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं सर, हमें तो पढ़ना है, चाय नहीं पीना है। ठीक है, आप चाय मत पीजिए, आप पढ़िए, मुहावरे का जवाब दीजिए। आप विरोध करना के लिए सही मुहावरा का चयन कीजिए। मेरे भाइयों क्या खतरनाक प्रश्न है ना। अभी तक मुहावरा पूछता था, मुहावरा का अर्थ पूछता था, अब तो प्रश्न में अर्थ दिया हुआ और उसका मुहावरा, यानी कि 4 मुहावरे एक साथ पूछ लेना। सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर झुकाना, सिर काटना। बताया विरोध करना क्या होगा?
तो यहाँ पर जो बी विकल्प है जिसमें कहा गया कि सिर उठाना, ये बात एकदम करेक्ट 100% सही हो जाएगी। विरोध करने के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना या गर्दन उठाना। इसका वाक्य में प्रयोग अगर देखा जाए, पार्टी अध्यक्ष की मनमानी से परेशान जीवनलाल ने अध्यक्ष महोदय के विरोध में सिर उठा लिया और उनके विरोध में जाकर के वोटिंग करना प्रारंभ कर दी है। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले जो मेरे साथी गण बोल रहे हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, सभी उनका कहना है कि सर पीडीएफ के बारे में आप जानकारी नहीं देते हैं, पीडीएफ नहीं मिल पा रहा। अरे रुकिए, ये रहा पीडीएफ। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, जो कि यज्ञ विद्या का हमारा अपना ऑफिशियली चैनल का क्यूआर कोड आपको दिया हुआ है। आप देख लीजिए, क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने अपने आप को हाइड कर लिया है। यहाँ पर जो व्हाट्सएप चैनल है उसका भी क्यूआर कोड आपको दिया हुआ है। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको इन्हीं दोनों चैनल पर लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप जाकर के देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 11वें नंबर का आ चुका है, स्रोत और स्त्रोत। ध्यान देना, स्रोत और स्त्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। बहुत मजेदार, बहुत ही मजेदार प्रश्न है वाकई में। चोरी मृग, सोना तालाब, हृदय हंसी और उद्गम स्तुति। बताइए क्या होगा इन दोनों का अर्थ। तो यहां पर जो मिलेगा, यह प्रश्न इसलिए हटाया गया इस प्रश्न को, क्योंकि यहां अगर आपको देखेगा तो इन दोनों का अर्थ यहां दिया हुआ ही नहीं है। एक तो स्रोत है, एक सोर्स है, स्रोत है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग सेंस में प्रयोग होते हैं, दोनों का अपना महत्व भी रहता है। एक इतिहास के जो सोर्सेस हैं उनके लिए प्रयोग हो रहा है, और एक जो स्रोत है यानी कि कुछ ऐसी चीज जो वहां पर पर्टिकुलरली किसी एक खंड के बारे में वर्णन कर रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा। रेफरेंस के लिए हमने जो कंटेंट लेते हैं, कोई रेफरेंस लेते हैं उसके लिए, ठीक है। अगला आपके समक्ष है 12वां प्रश्न, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, बताइए। अली और अली का जो सही शब्द युग्म है, भगवान दुश्मन, सखी भौरा, भौरा सखी, भौरा भगवान। अरे अली अली, और ये मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको। तो यहां पर आपको मिलेगा विकल्प नंबर सी, जहां अली अली जो है छोटी और बड़ी में एक भौरा है और एक सखी है, ठीक है। अंबुज और अंबुदी, ये भी पूछा जाता है, अंबुज और अंबुदी, कमल और सागर। कौन? कमल और सागर को। दमन दामन, दमन और दामन, दमन यानी कि दबाना, किसी को दबाव में रखना, और दामन यानी कि साड़ी का किनारा, जिसे आप पकड़ के चलते हैं पीछे पीछे शादी के बाद। चलेंगे, अभी नहीं चल रहे ना, जो चलेंगे उनकी बात है, और जो चल रहे हैं उनकी बात है। दसन और दर्शन, दसन यानी कि दांत, हमारी जो बत्तीसी है ये दिखाई दे रहे हैं दांत, जिससे हम खाना खाते हैं, और दर्शन यानी कि देखना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या कर जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? देख लो, वाच्य पूछ लिया गया, वाच्य। अब वाच्य में अगर देखें, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य, कृत्यवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें वाच्य पूछा है। मजेदार प्रश्न यह है कि विकल्प नंबर ए, जहां कह रहा है कर्म हो रहा है, पढ़ रहा है बच्चा अभी, है ना, पुस्तक को पढ़ रहा है तो पढ़ी जाती है। वाक्य में कर्म, पुस्तक कर्म है तथा इसके अनुसार क्रिया हो रही है कि पढ़ी जाती है। पुस्तक का काम क्या है? पढ़ना ही है, तो पढ़ी जाएगी ना, याद समझ में आएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नग्न, क्षमा, क्षमा, नख, नेह। तो हमें नहीं वाला पूछा है, नग्न, नख, नेह और क्षमा। तो यहां डी इज करेक्ट, जिसमें हमें कहा गया है कि भैया नेह, नेह का जो स्नेह होता है तत्सम, बाकी नग्न का जो तद्भव है नंगा होगा। क्या होगा?
अरे नंगा नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा क्या, मूवी तो देखी होगी, डायलॉग तो सुना ही होगा, वही वाला है। नंगा नहाएगा क्यों नहीं छोड़ेगा, तो नंगे का जो तत्समय वह नग्न है, और नख नख जो है वो क्या है, नाखून है, और स्नेह जो कि ने होगा, और क्षमा का क्षमा होगा, क्या होगा, क्षमा होगा। 15वां प्रश्न कहता है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी, अरे सुनते हो जी, महंत जी को आध्यात्म आध्यात्म भाई साहब का अच्छा ज्ञान है। मैंने तो अभी तक आध्यात्म शब्द तो सुना नहीं है, मुझे तो इनकरेक्ट लगता है भाई। आध्यात्म नहीं, अध्यात्म होता है। क्या होता है, अध्यात्म होता है। अब बताइए कहां गलती है, रेखांकित शब्द में गलती है। क्या गलती है ये पता आपको चल ही गई है ना। तो लगाइए, अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, ये तो गलत है। आध्यात्म गलत, ये भी गलत। आश्यताम, ये भी गलत है आपका। विकल्प नंबर ए एकदम 100% सही है। महंत जी को आध्यात्म अच्छा ज्ञान गलत कर रहा है, यहां पर होना चाहिए अध्यात्म का अच्छा ज्ञान। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का जो है उसका चयन करना है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो यहां पर विकल्प नंबर डी, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से सभी विकल्प डी पूर्णतः शुद्ध है। ए में क्या, निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए, धी नहीं, अतिरिक्त ई की बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर लिया गया। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। मुक्त हस्त का प्रयोग अनावश्यक है, यहां संदर्भ ही गलत है, क्योंकि बादशाह ने मुक्त हस्त से दान दिया। और पैतृक की वर्तनी में जो पैतृक जो है वहां पर त्र नहीं आता है बल्कि त आता है, और त में जो आपको मात्रा है यह री की मात्रा मिलेगी। कौन सी री की, तो ऋषि जी वाली री की मात्रा इसमें होती है। गयंद शब्द का है क्या है, तद्भव, देशज और विदेशज या तत्सम। आज की जो हम क्लास कर रहे हैं उसमें 2 प्रश्न ऐसे होंगे, 2 से 3, जो कि बोर्ड एग्जाम ने इसे हटा दिया था। जो संस्था हमारी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है उन्होंने इसको काउंट करने से रिमूव कर दिया था। तो गयंद शब्द जो है यह एक आपका वैसे तो देशज या तद्भव की श्रेणी में रखना चाहिए, और यहां दोनों ही विकल्प में होने के कारण इसे हटा दिया गया था, कैंसिल किया गया था, निरस्त कर दिया गया था। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, कपाल, अरे कपाल बताओ, कपाल खोपड़ी में, खप्पर, भाग्य, माथा या अदृष्ट। तो क्या लगता है, कपाल यानी कि माथा। ये दिखाई दे रहा ना, ये जिसमें बालों को सजा रखा है, और उसी के अंदर दे रखा है भगवान ने सबसे ऊपर क्या, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, वह किसके अंदर है, माथा के अंदर है, जिसका उपयोग आप करके क्या बनेंगे भाई, वर्दी धारक बनने जाएंगे। कपाल शब्द का जो पर्यायवाची माथा होता है, कपाल के अन्य पर्यायवाची में ललाट, अरे ललाट का मतलब ये बालों को देखिए। इसके बाद में मस्तक यानी कि आपका मस्तिष्क है, दिमाग है। सिर है, सिर भी सिर कहते हैं। खोपड़ी, अरे खोपड़ी में कुछ घसीरियो का नहीं घसीरियो है। भाल, तो ये भाल जो है ये भी आपका माथे का पर्यायवाची है। जो शब्द संज्ञा के विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा के विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है मेरे साथियों, विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहेंगे। संज्ञा प्लस विशेषण, कड़वा, मीठा, यहां पर मीठा जो संज्ञा या उसकी विशेषता है, यहां कड़वा एक विशेषण है। काला
जो कि सुंदर, सुंदर और काला, तो इनमें ये विशेषता बताएगा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या ऐसा कोई भाव आपके दिमाग में प्रकट हो किसी को पढ़ करके किसी वाक्य को, तो वहां पर संज्ञा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 20। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। कमर टूट रही भैया, अरे कमर दर्द कर रही, ऐसा नहीं बोले, कमर टूट रही यार बहुत। जीत जाना, कमर टूट जाना, खत्म, टाटा बाय बाय। चोट लगना, कराश होना या निराश होना, बताइए। तो विकल्प नंबर डी, निराश होना है। क्यों? कमर टूट जाना मुहावरा का अर्थ है आप असहाय हो गए, आप अकेले पड़ गए हैं, आपने कुछ कार्य किया और उसमें आपको उचित लाभ नहीं मिला, बल्कि आपका लॉस हो जा रहा बड़ा सा, तो वहां क्या होगा? निराशा हाथ लगेगी, निराशा भी होगी, असहाय महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। इसे कहते हैं कमर टूटना। दुकान में आग लगने से गुप्ता जी की तो कमर ही टूट गई, कितनी बड़ी बात। या ऐसा मानिए कोई नया स्टार्टअप करता है और उसके साथ ऐसी घटना हो जाए तो वो कैसे उठ करके खड़ा होगा, जरा सोचिए। ऐषणा का अर्थ है अभिलाषा, अनिच्छा, ईर्ष्या या घृणा। ऐषणा का क्या अर्थ है? क्या मजेदार शब्द ढूंढ ढूंढ के ला करके प्रश्न पूछे थे ना, वाकई में तारीफ करने योग्य है। यदि आप किसी भी एग्जाम में, मैं आपको कुछ एग्जाम का नाम लेता हूं, अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो निसंदेह ये क्लास कर सकते हैं। देखिए, यूपी पुलिस तो उसके लिए तो चले रही है, उसके तो PYQ हम कर ही रहे हैं, उन्हीं से ले रहे हैं। लेकिन यदि आप बिहार के कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको हिंदी आता है। यदि आप यूपी में ही, यूपी के अंदर ही RO, ARO के एग्जाम देंगे तो वहां भी आपको यूजफुल होगी। आप यूके में यानी कि उत्तराखंड में यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर जनरल हिंदी आती है, हिंदी ग्रामर आता है, वहां पर भी ये यूजफुल होगी। राजस्थान में तो हिंदी आना ही है, तो ग्रेड 4 वाली वैकेंसी के लिए तैयार है, ये ग्रुप डी के लिए वहां पर हिंदी का पर्याप्त सिलेबस में दिया है, तो आप वहां वाले पढ़ सकते हैं। अब MP वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि MP अजब गजब है भाई। तो MP की बात कर रहे हैं तो MP में आपका, MP पुलिस में हिंदी है ही नहीं, तो कोई चांस ही नहीं है ना। अब चांस कहां है? वर्ग 1, वर्ग 1, 2, 3। ये क्या होता है वर्ग 1, 2, 3? तो ये वर्ग 1, 2, 3 वहां पर टीचर भर्ती, शिक्षक प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी तीनों स्तर के होते हैं। के बाद वहां पर जो पटवारी की, लेखपाल की भर्ती होती है, पटवारी, तो पटवारी के इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं हिंदी की, यहां से इस क्लास को देख सकते हैं। इसी के साथ यदि आप जो वहां पर ग्रुप समूह 2, 3 उपसमूह 2 सब क्लॉज 1 और 3 सब क्लॉज 1 जो वैकेंसी आई है, उनकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। वहां पर भी हिंदी आती है, पूछता है सिलेबस में। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां हिंदी पूछी जाती है, जैसे SSC GD भर भर के पूछता है, वहां भी यूजफुल होगा आपके लिए। SSC वाले तो तैयार है ना, SSC में भी यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। 21 का जो ऐषण है, इसका अर्थ अभिलाषा है। ऐषण का अर्थ कामना करना, हसरत, आकांक्षा रखना, इच्छा जाहिर करना, ये सभी इसी के, किसी के प्रति लालसा रखना, चाह रखना किसी से, ये ऐषणा कहलाता है, अभिलाषा कहलाता है। PDF प्राप्त करने के लिए आप दिए गए QR कोड के माध्यम से टेलीग्राम और WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा मेरे साथियों, बताओ जल्दी। विदुषी, विद्वान, ज्ञानी या होशियार, बताइए क्या होगा। तो विदुषी विकल्प नंबर 1 ए जो कि करेक्ट है, कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। विद्वान जिसे बुद्धिमान कहते हैं, जिसे शिक्षित कहते हैं, जिसे पंडित पुरुषों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विदुषी शास्त्रों में निपुण और ज्ञानी महिलाओं के लिए इस
शब्द का यानी कि विदुषी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का लगाइए, विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आह बहुत कठिन समय आया है, तो बताइए यहां पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए? ए बी सी डी आश्चर्यजनक, प्रश्नवाचक, कौमा यानी कि अल्प विराम और योजक डैश। यहां आपको विकल्प नंबर 1 आश्चर्यजनक, क्योंकि विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। आह ये शब्द है, ये दिखा रहा है कि यहां पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। अब यहाँ कुछ चिन्ह आपके समक्ष हैं कि पूर्ण विराम इस तरीके से खड़ी पाई, अल्प विराम ये कोमा, इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक बनेगा, विस्मयादि बोधक ये खड़ी पाई और नीचे एक डॉट, कोलन यानी कि ये जो दोनों कोलन है। इसके बाद में अर्धविराम, अर्धविराम में क्या लगेगा? कोमा लगाइए, उसके ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न आता है पुरस्कारों की श्रृंखला से और कहता है कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? सर्वेश दयाल यादव सब्बे, नीलमणि फुकन और कृष्णा सोभती, अमिताभ घोष। बताइए किसे दिया गया? तो यह जो दिया गया है वह बी विकल्प यानी कि जो असमिया भाषा के जाने माने हस्ती नीलमणि फुकन को दिया गया था 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो विख्यात साहित्यकार हैं। 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। याद रखना इनका जो योगदान है वह असमिया भाषा में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2020 में मिलता है और अन्य पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1981 में ही इनको प्राप्त हो जाता है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, योजक क्रिया या अप्रत्यक्ष क्रिया? तो यहां आपको मिलेगा थी जो है वह योजक क्रिया, योजक क्रिया है जो क्रिया वाक्यांशों यहां पर टाइपिंग एरर है, ये शो हो गया गलती से। वाक्यांशों को जोड़ने का क्या करती है? काम करती है, उसे योजक क्रिया कहते हैं। दो को जोड़ रही है। चूड़ी थी अच्छी, चूड़ी क्या है? अच्छी है, ये बात की जा रही है। तो ये थी शब्द जो है जोड़ने का काम कर रही है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? यहां मिक्स हो गया ऊपर नीचे, तो ये जो उपसर्ग है किस बद उपसर्ग किस भाषा का है? अंग्रेजी का। यहां पर अंग्रेजी लिखी हुई है, अगर सामने लिख रहे हो लिख देता हूं अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी और संस्कृत। बताइए किसका है? तो यह आपको मिलेगा बी, और बी में आपका कौन सा है? उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। बद यानी कि बदनसीब, बदमाश, बदमिजाज, बदगुमान, बदजात। याद रखना उपसर्ग के शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़ करके उसके अर्थ को कुछ और विशेषता लाते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 27। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजित कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहां मिलेगा आपको आत्मनिर्भर के लिए आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। इसका प्रकाशन 1893। आत्मनिर्भर भारत की बात हम आज भी कर रहे हैं और 1893 में भी बालकृष्ण भट्ट ने कर दिया था। हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार के रूप में इनकी ख्याति मानी जाती है।
अच्छा, रामचंद्र शुक्ल को माना इन्होंने। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक है? भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ दे रहा हो, सुनने में समान लेकिन अर्थ भिन्न हो। अणु अनु, अंत आरंभ, अनिल अनल, अभय उभय। तो यहां मिलेगा आपका बी अनु, अणु और अनु का कण और पीछे होता है। अनिल अनल का हवा और आंख होती है। अभय उभय जो निर्भय और दोनों होता है। अंत और अंत्य, अंत अंत्य जो कि समाप्ति और अंतिम होता है। अंत आरंभ विलोम शब्द है जो कि समश्रुति, समश्रुत भिन्नार्थक, भिन्नार्थक रूप में नहीं है। निम्नलिखित जो वाक्यांश है को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि, जल में समाधि, जल समाधि, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। कि जल में समाधि, जल समाधि पूरा ही लिखा हुआ वाक्य, समास विग्रह भी करके दिया हुआ, केवल समाज का नाम पूछा है, वह मिलेगा आपको विकल्प नंबर सी तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पर मैं विभक्ति क्लियर दिखाई दे रही थी और मैं था तो इसका मतलब तत्पुरुष आएगा। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पर्णकुटी, पर्णकुटी में पत्तों की कुटिया, राजपुत्र राजा का पुत्र। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो क्यूआर कोड दिया है इनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 30, बोलने दो चिड़ को, बोलने दो चिड़ को किसकी काव्य कृति है? मतलब यह किसने लिखी? बोलने दो चिड़ को, इस नाम से, इस टाइटल से रचना किसने की है? नरेश मेहता, अज्ञेय सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अब आपसे एक प्रश्न यह है कि छायावाद के 4 स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ कौन से माने जाते हैं? माने जाते हैं। एक प्रश्न तो ये है, दूसरा प्रश्न एक को लिखिए आप यही, HW सबका सब, जो HW का मतलब यह है कि अभी क्लास एंड होने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देते हुए चलना है। नाटक के सम्राट, नाटक के सम्राट किसे कहा जाता है? सम्राट किसे कहा जाता है? ठीक है, और एक प्रश्न और चाहे तो लिख सकते हैं आप, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़े और आगे की तरफ देखते हैं। इन तीनों प्रश्नों का आपको जवाब देना है। बोलने दो चिड़ को, ये जो रचना है वह नरेश मेहता साहब की है, मेहता साहब की। बोलने दो चिड़ को यह नरेश मेहता की काव्य कृति है। इसकी अन्य प्रमुख कृतियां अगर इनकी देखें तो उसमें अरण्या, उत्तर कथा, कितना अकेला, आकाश है। अगला प्रश्न जो कि आपके सभी के समक्ष है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? पक्षी, दांत, विदह, ब्राह्मण। तो द्विज है उसका सी, विदय है नहीं है। जो द्विज है उसका अगर देखा जाए तो हाथी है, ब्राह्मण है, पक्षी है, वैश्य है, वैश्य दोबारा लिख दिया है, क्षत्रिय, चंद्रमा और दांत, ये सभी
द्विज के अनेकार्थी शब्द है, उसके पर्यायवाची तरीके से। इसके बाद में 32वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भाई 32वां, ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ब उपसर्ग, ब बकरी का। अरे बकरी अगर उपसर्ग के रूप में आ गया है तो कौन सा होगा? बदौलत, बर्दाश्त, बाकलम, बाकलम, बदनाम, कौन सा होगा बताइए। तो यहां पर जो आपको मिलेगा वह बदौलत मिलेगा। मतलब एक तरफ दौलत है और बदौलत यानी कि उसका अर्थ ही बदल जाएगा। दौलत मतलब पैसे और बदौलत यानी कि उनकी बदौलत ही ये सारा कार्य हो रहा है, किसी और को श्रेय देना, वहां पर होता है बदौलत। ब उपसर्ग से इस शब्द का अर्थ ही बदला। संधि विच्छेद में ब प्लस दौलत बदौलत बनेगा। उपसर्ग में देखें वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन देते हैं, उसमें उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब वह उपसर्ग कहलाते हैं। कुल मिलाकर के मूल शब्द है और मूल शब्द के आगे कोई उपसर्ग जुड़ता है, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ेगा और प्रत्यय पीछे। तो आगे जुड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ बदल है, जैसे कि दौलत, बदौलत, दोनों का अर्थ बदल गया, अलग अलग हो गया ऐसे। अब आगे एक जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न आपको दिखाई देगा गद्यांश आधारित, जहां पर प्रश्न संख्या 33 से लगाकर के 37 तक आपको गद्यांश दिया गया है। ध्यान से पढ़िएगा। गद्यांश क्या कह रहा है? राजभाषा का अर्थ है राजा या राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का जो क्षेत्र है सीमित होता है, राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती है। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में विराजित है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा एवं या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इस भाषा के प्रसार और प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा के प्रयोग का जो है अधिक प्रयोग करने के लिए कहा गया है और इसे प्रोत्साहित करने के लिए इसमें बात की गई है। अब 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? इस गद्यांश के सार में किस भाषा का ज्यादा जोर देने की बात कही गई है? हिंदी भाषा पर, संवैधानिक भाषा पर, दक्षिण की भाषा पर, भारतीय सभी भाषाओं पर? बताइए अनुच्छेद के अनुसार सार किस भाषा पर ज्यादा जोर दिया गया? किस भाषा के बारे में डिस्कशन हुआ? तो हिंदी के बारे में हुआ है। और अनार का ये आपको स्वर्णिम अक्षरों से लिखा है, चांदी से लिख दिया भैया। अब सोना कम हो गया, चांदी बढ़ गया है, तो चांदी की वैल्यू बढ़ गई है और चांदी की वैल्यू बढ़ गई तो हमने भी अनार का जो है चांदी से लिखवा दिया है। देख रहे हैं ना किस तरीके से उकेरा गया है। चांदी के एक एक टुकड़े लेके आए। सोचिए आपको कितने खर्च करना पड़ा होगा चांदी की इसे इकट्ठा करने के लिए। और इसकी जो घड़ाई की गई ना, इससे पिटाई कर करके बनाया गया है, तब जाकर के ये अनार चांदी से बन पाया है। तो अभी आपको भी बनना है सभी को, क्योंकि आपको तो गोल्ड के जैसे दिखाई देने वाली वर्दी को धारण करना है, तो यह चलाना ही पड़ेगा डंडा। आपको चलाना भी सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। इस अनुच्छेद के सार में हिंदी भाषा पर ज्यादातर जोर दिया गया, देने की बात कही गई। गद्यांश में हिंदी को राजभाषा
और राष्ट्रभाषा के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और बात की गई है हिंदी के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। किसी भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना किसकी? मराठी की, गुजराती की, हिंदी की, कन्नड़ की? तो किसकी बात हो रही है गद्यांश में? हिंदी की हो रही है, हिंदी की हो रही है। हिंदी भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। गद्यांश के अनुसार व्यापक प्रसार और जनसाधारण से जुड़ाव इसे यह जो क्षमता है वह प्रदान कर देगी। याद रखना, यह पूरा विश्व का मानचित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस गोले के अंदर एक पृथ्वी गोल है, उसमें पूरे विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है। उसमें हमारा प्यारा सा भारत भी दिखाई आपको दे रहा है। ये प्यारा सा भारत है हमारा। ठीक है, हालांकि नहीं, यह जो मानचित्र है आपका, वह मानचित्र जो ये यूरोप वाला हिस्सा है, ये अफ्रीका है। तो इस लहजा से इन्होंने जो अमेरिका महाद्वीप है, दोनों ही अमेरिका महाद्वीप जो है, दोनों इसमें नहीं दिया। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जन भाषा, सारे देश की संपर्क भाषा, जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा। विकल्प नंबर डी आएगा, डी। क्या बोला? राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं? अच्छा, नहीं पूछा है भाई, तो बोले भाई गलत कैसे हो? नहीं पूछा है, और नहीं पूछा है तो क्षेत्र सीमित ना। राष्ट्रभाषा तब होगी जब उसका क्षेत्र क्या हो? विस्तृत हो, बड़ा हो, फैला हुआ हो, तो वह राष्ट्रभाषा हो सकती है। वह सीमित क्षेत्र में नहीं होगी और फैली हुई होगी, पूरे क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये गलत है, और हमसे गलत पूछा इसलिए डी इज करेक्ट बन रहा है। ध्यान देना, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर राष्ट्रभाषा के जो सीमित क्षेत्र होता है यह व्यवहार में गलत है, और जो राष्ट्रभाषा है उसकी अगर विशेषता हम बात करें तो राष्ट्रभाषा पूरे देश सभी, यानी कि ए टू जेड, छोटा छोटा गांव भी कवर होना चाहिए। और राजभाषा में यह विशेषता फिट होती है। सीमित क्षेत्र में भी राजभाषा हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है 36। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई है? याद कर दिए, 14 सितंबर 1949 1949 में बात होती है, संविधान लागू हो रहा है, संविधान बन के तैयार हो रहा है उस समय। तो यहाँ पर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बी में कहा रहा है 14 सितंबर, जो हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को शामिल किया गया। ये 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये तो हो गया हमारा हिंदी दिवस जो राष्ट्रीय वाला है वह 14 सितंबर का। लेकिन अब बात करें हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, दोनों ही क्लियर कर दिया एक साथ, याद रखना। आगे की तरफ बढ़ें, और अगला जो प्रश्न आप सभी के समक्ष आ रहा है वह है, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या है? भावनात्मक भाषा, जनभाषा, बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो विकल्प नंबर डी, दोनों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक है। पूरे गद्यांश में राजभाषा यानी कि शासकीय भाषा और राष्ट्रभाषा यानी जनता की भाषा के बीच में अंतर और हिंदी की स्थिति का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। अब यहां ध्यान से देखिए, आज की क्लास हमारी पूर्ण हुई कंटेंट में, लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, यूपी स्टेट की, कोई भी एग्जाम हो, एमपी, राजस्थान, बिहार, रेलवे, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, इन सभी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई है, और हिंदी का यह क्लास आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर एक क्लास आपके लिए औचित्य बनाई हुई है, आप क्लास करते हुए चलिए। पीडीएफ के लिए कह दिया है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जो हमारे हैं वह
हमारी एप्लीकेशन और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसके साथ जो करंट यानी कि जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वह इंस्टाग्राम और ट्विटर जो कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल है उन पर जो पेजेस हैं उन पर ये अपडेट दिया जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप मैसेज करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले ये कि यदि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लास करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अपने साथियों को लिंक शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कीजिए, और जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको दे सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।